हाय, दिस इज कोमल चौधरी। आई वेलकम टू ऑल एट द यूट्यूब चैनल GS365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जहां हम डिस्कस करते हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ विद स्टैटिक जीके एंड एनालिसिस पार्ट। सबसे पहले हम एज यूजुअल पहले अपने टॉपिक्स देखेंगे कि आज के सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, देन हम डिस्कस करेंगे अपने न्यूज़ को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने टॉपिक्स। बट बिफोर इट, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और वह अपनी तैयारी को नई धार, नई दिशा, नई डायमेंशंस देते रहें और साथ ही साथ अपने सिलेक्शन की जो उम्मीदें हैं, जो चांसेस हैं, उसको बढ़ाते रहें। जिन बच्चे को रिवीजन करना है, जो रिवीजन चाहते हैं, वो ज्वाइन करेंगे GS365@u। यह है टेलीग्राम चैनल जहां पर हम अपलोड करते हैं डेली बेसिस पर होने वाली क्लास के PDF, चाहे वह रीजनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वह करंट अफेयर्स हो, चाहे वो फाउंडेशन से रिलेटेड हो। सब कुछ यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम विथ हेडिंग कि कौन कौन से टॉपिक आज हम अपने सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन सेशन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ हमारा है, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना पोर्टल अब एकमुश्त ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उपलब्ध है। एक पोर्टल है, ठीक है, एक योजना थी जिसे पोर्टल के रूप में अब क्या कर दिया, एकमुश्त यानी इकट्ठा कर दिया है, एक साथ कर दिया, सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। तो जानेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा है कि SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग, SBI का एक विभाग है आर्थिक अनुसंधान विभाग, IRD के अनुसार UPI उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष राज्य है। यानी कि UPI का प्रयोग करने वाला शीर्ष राज्य के रूप में निकल कर आया है कौन? महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक UPI का प्रयोग करता है। ठीक साइड, किसकी रिपोर्ट आई है बेटा? ये आई है SBO का एक विभाग है आर्थिक अनुसंधान विभाग, EIRD। यह पहली बार हुआ है, आगे देखेंगे और बहुत सारी न्यूज़ इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। राइट, नेक्स्ट हमारा है श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास हुआ है। श्रीलंका और भारत का अभ्यास हुआ है, SLINX, सॉरी। ठीक है, 25 संस्करण, 25 का 12वां संस्करण था। ये ऐसा है कि एक वर्ष भारत में होता है और नेक्स्ट ईयर श्रीलंका में होता है। तो लास्ट वाला सेशन भारत में हुआ था विशाखापत्तनम में, और अभी वाला सेशन है 2025 वाला जो संस्करण है वह कोलंबो में होने वाला है, श्रीलंका में। बाकी इसका क्या डिटेल है, क्या क्या कौन कौन सी फ्लीट इसमें पार्ट लेगी, वो हम देखने वाले हैं आगे सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने लिंग आधारित वेतन असमानता के मामले में पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में सबसे खराब देशों में से एक माना है। ठीक है, यानी कि एक रिपोर्ट जारी की है ILO ने, इंटरनेशनल श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। उनका मानना है कि पाकिस्तान में आय असमानता, यानी कि लिंग आधारित की हम बात करें, मेल और फीमेल में इनकम जो क्या डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और यह दक्षिण एशिया में सबसे खराब देशों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में भारत के पहले पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो क्या है कि पीयूष गोयल साहब ने क्या किया है, एक महिलाओं द्वारा संचालित क्या है, स्ट्रीट फूड हब है, इसका उद्घाटन किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा कदम है। ठीक है, महिला द्वारा संचालित है और क्या है, स्वच्छता स्ट्रीट फूड हब के रूप में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लोगो शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया है। ठीक है, शुभंकर ट्रॉफी क्या है, इनसे संबंधित हम डिटेल पूरी न्यूज़ हम कवर करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, आप भी कहेंगे वाह मज़ा आ गया। नेक्स्ट हमारा है ईगा स्विटेक ने 2025 सिनसिनाटी ओपन जीता है। उनका पहला हाई कोर्ट खिताब है। हाई कोर्ट वाला कोर्ट समझना, हाई कोर्ट यानी कि हार्ड कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, हार्ड कोर्ट, यानी कि ये जो ग्राउंड कंक्रीट का बना होता है उसे हार्ड कोर्ट बोलते हैं। ठीक, जो बच्चे सेशन को लगातार कंटिन्यू से जुड़े हुए हैं, तो आपने एक सेशन किया था हमने जहां आपके साथ बताया गया था कि कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के कोर्ट होते हैं। मैं उस वीडियो को यहाँ पे लगा दूंगा, जो आई लिंक आता है बन के, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे टेनिस के गेम हैं, ओपन्स होते हैं सारे, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्टेडियम में खेले जाते हैं, कब कब किस किस देश में वो इवेंट होता है, वो सब हम डिटेल में कर चुके हैं। तो ठीक है, उसी में से क्या हार्ड कोर्ट का खिताब जीता है
ईगा सीयरस्टेक ने। ठीक है, कौन है क्या है, इससे छोटी न्यूज़ और है एक दो, वो हम कवर करेंगे आज के सेशन में। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे अपनी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, और फर्स्ट न्यूज़ हमारा है कि प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना पोर्टल अब एक मुफ्त ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उपलब्ध है। पहले बड़ी चीज़ ये समझिए कि इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इसको घोषित किया था, इसकी घोषणा की थी। यह योजना करोड़ों युवाओं, पुरुषों, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करके कार्यबल को औपचारिक रूप में या औपचारिक बनाने में मदद करता है। बात करूं मैं इसके लक्ष्य की, इसका लक्ष्य क्या है कि 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अभी सब दिख जाएगा आगे। ठीक है, क्या इसका लक्ष्य रखा गया है, क्या पता चल गया। अगर हम बात करें दो जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी, जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नौकरी करने वाला कर्मचारी और नियोक्ता, नौकरी देने वाला, दोनों को प्रोत्साहन ये देगा। अगर मैं बात करूं नौकरी देने वाले नियोक्ता की, या बात करें हम नौकरी प्राप्त करने वाले की, नौकरी करने वाले की, तो यह योजना EFO के साथ पंजीकृत पहली बार जो कर्मचारी हैं उनको टारगेट करेगी, पहली चीज। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि 2 किस्तों में 15,000 रुपये का EPF वेतन सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति पहली बार EFPO में रजिस्टर्ड करेंगे उनको 15,000 रुपये का इनिशिएटिव दिया जाएगा सरकार के द्वारा। यह 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त मिलेगी बेटा आपको 6 महीने के बाद, जब आप 6 महीने किसी भी संस्था में कार्य पूरा करेंगे, या 6 महीने तक किसी भी संस्था में आप काम करेंगे, तो आपको पहली किस्त आपको दी जाएगी। दूसरी किस्त आपको दी जाएगा कि एक साक्षरता कार्यक्रम होता है, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, जब आप वो पूरा कर लेंगे, यानी कि 12 महीने के बाद ये दूसरी किस्त आपको दी जाएगी। टोटल क्या हुआ कि दोनों किस्तों मिला करके आपको 15,000 रुपये का क्या दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब हम एक वर्ड निकल के आए यहाँ पे कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम क्या है। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है क्या, बेसिकली क्या प्रयास है, क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम एक ऐसा प्रयास है जिसका उद्देश्य है व्यक्ति या समुदाय जो भी है अपने व्यक्तिगत वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें, यानी कि जो उनके पास पैसा है, जो भी संपत्ति है, जो भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको इफेक्टिव तरीके से प्रयोग करें, और जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लें वह अपनी उसके लिए जो आवश्यक ज्ञान है, जो भी स्किल्स चाहिए, ठीक है, उन सबको प्रदान करता है, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है बेसिकली कि जो वित्तीय समावेशन उसको बढ़ावा देना, यानी कि जो पैसा व्यक्ति के पास है उसको इकोनॉमी में वापस से क्या करना, सर्कुलेट कराना, लोगों को ऋण और धोखाधड़ी से बचाना। ऐसा होता था इतिहास में, क्या होता था, जब हम आप इतिहास में पढ़ेंगे तो महाजन क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर क्या करते थे, आपको पैसे देते थे और ब्याज पर ब्याज लगा करके ऐसा सिस्टम बनाते थे, ऐसे चंगुल में आपको फंसा लेते थे कि आप वो ऋण नहीं चुका पाते कभी भी। ठीक है, ऐसा भी अपवाद स्वरूप कुछ जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से आपको बचाने के लिए, या फिर जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं आज की डेट में, उन साइबर क्राइम्स कोई धोखाधड़ी उससे बचाने के लिए, ठीक है, जो आपकी बचत है, जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ठीक है, उसके माध्यम से जो आप जिस पैसे से आप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, उसके प्रति जो ज्ञान है, उसके प्रति जो व्यवहारिक नॉलेज है, वो आपको प्रोवाइड कराता है। ये उसे बोलते हैं वित्तीय साक्षरता। ठीक है, तो जब आप वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का पार्टिसिपेट करेंगे और आपको 12 महीने हो जाएंगे, देन आपको दूसरी किस्त आपको दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 किस्तों के माध्यम से आपको 15,000 रुपये मिलने हैं। फर्स्ट किस्त आपको दी जाएगी 6 महीने के बाद, दूसरी किस्त आपको दी जाएगी जब आप एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा कर लेंगे। ठीक है, और पूरा करने के बाद, पूरा होने के 12 महीने बाद ये दिया जाएगा। ठीक है, राइट, तो आपको पता चलेगा बेसिक। अब बात करें हम इसकी योग्यताएं क्या है, किन किन व्यक्तियों को, कौन से व्यक्ति इसका पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या इसका लाभ उठा सकते हैं। जब हम पात्रता की बात करते हैं तो 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए वेतन पाने वाला, ठीक है, 1 लाख रुपए वेतन पाने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। अगर मैं बात करूं बचत के जो क्या फायदे हो सकते हैं, तो एक तो बचत की इससे क्या फायदा हो रहा है कि जो बचत करने की आदत है उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब आपको क्या है, नॉलेज है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो पैसा आपने बचत करके रखा है उसका प्रयोग आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। साथ साथ आपके पास लिक्विडिटी भी है कि इमरजेंसी हो तो वो पैसा आप निकाल भी सकते हैं। तो आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन मिली, आपको नॉलेज मिली, आपको स्किल मिल गया कि किस तरीके से आपको वित्तीय शिक्षता यानी वित्तीय साक्षरता आपको मिली कि किस तरीके से आप अपनी जो वित्तीय संपत्ति है, जो फाइनेंशियल आपके पास फाइनेंस है, जो पैसा है, उसका किस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
क्लियर पॉइंट है। दूसरा, जो प्रोत्साहन राशि है उसका एक हिस्सा बचत साधन तथा सावधि खाते में जमा किया जाएगा, यानी कि सेविंग अकाउंट में जाकर जब आप सेविंग अकाउंट में डालते हैं पैसा, ठीक है, उससे क्या होगा, जो कर्मचारी एक अवधि के बाद ही जब आप एफडी कर लेते हैं तो उससे आप एक निश्चित समय के बाद, निश्चित अवधि के बाद ही निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, बचत करने की प्रवृत्ति आपके लिए बढ़ेगी, ठीक है। और जब आप एफडी कर देते हैं तो आपको क्या होता है कि एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स आप दिख जाता है, ठीक है। दूसरा, उससे इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होने लगता है, ठीक है। इन सब चीज़ को बढ़ावा देगा ये इनिशिएटिव, ये योजना, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा कि भाई नियोक्ताओं के लिए क्या है, कि जो आपको नियुक्त कर रहा है, जो एम्प्लॉयर है, उसके लिए क्या प्रोत्साहन है, तो जो नए रोजगार सृजित करने वाले जो भी नियोक्ता होंगे उनको 2 वर्ष तक प्रति कर्मचारी, मतलब प्रति वर्कर 3,000 रुपये माह तक का भुगतान किया जाएगा। यानी कि समझिए आप कि जो व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है उसे मिलेंगे साल में 15,000 रुपये, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, राइट। वहीं 2 वर्षों तक जो नियुक्त है, जो एम्प्लॉयर है, उसको मिलेंगे 3,000 रुपये प्रति मंथ, यानी कि 12-36,000 रुपये मिलेंगे वो उन्हें, और हमें देंगे वो 15,000 रुपये, ठीक है, क्लियर। तो उनको ज़्यादा फायदा है हमें दिख रहा है हमें, राइट। तो दूसरा पॉइंट है कि प्रोत्साहन केवल उन्हीं रोजगारों पर लागू होता है जो कम से कम 6 महीने तक चल रहे होंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पहली किस्त जो मिलेगी आपको, पहली किस्त मिलेगी आपको 6 महीने के बाद, कि जब 6 महीने आपको काम करते हो तब आपको पहली किस्त मिलेगी, ठीक है साहब। सब लिखा हुआ है, सब यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है साहब। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो अब एक चीज बताइए, जो भुगतान है वो किस तरीके से होगा। तो पहले तो आप याद रखिए सीधे कि जो भी होगा डीबीटी के माध्यम से होगा, ठीक है। दूसरा, जो नियोक्ता होंगे उनको लिए, जो एम्प्लॉयर होंगे लिए क्या है, उनके बेटा उनके अकाउंट से जुड़े हुए पैन नंबर्स होते हैं, उनको डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आएगा, ठीक है। तो आपके भी डीबीटी के माध्यम से आएगा, ठीक है। जो हमारा एबीपीएस सिस्टम है उसके माध्यम से आपको डीबीटी किया जाएगा, डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं एम्प्लॉयर के लिए भी, एम्प्लॉयर का जो अकाउंट नंबर होता है वो पैन नंबर से जुड़ा होता है, और उनके लिए भी डायरेक्ट अकाउंट की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। तो ये थी न्यूज़ हमारी जो हमने फर्स्ट कवर की, सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ कि एसबीआई ने आर्थिक अनुसंधान विभाग ईआरडी के अनुसार यूपीआई उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, जी ठीक है। महाराष्ट्र क्या है, शीर्ष पर रहा है, महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो किसने किया है बेटा, ये किया है ईआरडी ने। जो क्या है ईआरडी, क्या है ईआरडी, क्या है कि एसबीआई की एक एजेंसी विभाग है, ठीक है। एसबीआई का एक विभाग है जिसने यह सर्वे किया है, यह अनुसंधान विभाग है जिसने यह बताया है कि यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र नंबर 1 पर आने वाला राज्य है। हालांकि इसके बाद कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, ठीक है। हालांकि विभाग ने चेतावनी दी है कि जो छोटे छोटे से है, जो छोटे से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उनके बीच लेन देन की जो क्या है हाई वेलोसिटी है, सांद्रता है, वह भारत केंद्रित फिनटेक नवाचार को आगे बढ़ा सकती है। जो भारत में केंद्रित क्या है फिनटेक कंपनियां हैं उनको बढ़ा सकती है। दूसरी बात, यह पहली बार ऐसा है कि जो पहली बार प्रकाशित हुआ है कि यूपीआई के आधार पर, यूपीआई लेन देन पर राज्यवार क्या है डाटा उपलब्ध किया गया है, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं लिखा हुआ, दोबारा सुन लीजिए कि पहली बार है ऐसा, यह आंकड़ा फर्स्ट टाइम आया, बस याद रखिए, पहली बार इस प्रकार का डाटा उपलब्ध किया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, किसने किया है, किसने किया बेटा बताइए, IRD ने, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई पहली बार यूपीआई लेन देन पर राज्य के आधार पर डाटा उपलब्ध किया है, ठीक है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जुलाई में 98% जो हिस्सेदारी है, जो पार्टनरशिप है, वह महाराष्ट्र ने अकेले ने की है। इसके बाद कोई कर्नाटक, यूपी, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है, लिखा हुआ है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु है, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। इसके बाद देख सकते हैं कि स्टॉक मामले में भी जुलाई में 9.2 स्टॉक के साथ साथ महाराष्ट्र डिजिटल भुगतान के शीर्ष पर रहा है। यानी कि अगर आप डिजिटल भुगतान के मामले में भी जाने
तो भी आप क्या कहेंगे, स्टॉक के मामले में भी क्या है, महाराष्ट्र शीर्ष पर है, सबसे आगे महाराष्ट्र है, इसके बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। ये सीरीज इसके जैसी ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक के मामले में और यूपीआई दोनों ही मामले में कौन कौन आगे बेटा, दोनों ही मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है, ठीक है। महाराष्ट्र नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश नंबर 3 है। तो जो यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं उनको याद रखना है कि ऑनलाइन जो पेमेंट सिस्टम है उसका प्रयोग करने में, ऑनलाइन पेमेंट करने में उत्तर प्रदेश का 3rd प्लेसमेंट है और फर्स्ट है महाराष्ट्र, ठीक है सब क्लियर पॉइंट। अब तो ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, आप सब देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फोन पे नंबर 1 यूपीआई ऐप है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे, सॉरी ये फैक्ट आप याद रखेंगे। क्या है कि फ़ोन पे नंबर 1 यूपीआई ऐप है जिसका प्रयोग किया जाता है, इसके बाद गूगल पे और शेयर का स्थान है, ठीक है क्लियर पॉइंट। तो हमने बात की कि महाराष्ट्र तो फर्स्ट पर है ही बेटा, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इन सब एप्लीकेशन जो भी मार्केट में एप्लीकेशन है उन सब में फ़ोन पे नंबर 1 है और गूगल पे नंबर 2 है। गूगल पे नंबर 2 है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है साहब क्लियर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि भारतीय नौसेना के जहाज स्लाइनेक्स 25 के लिए श्रीलंका में गए। तो क्या न्यूज है, कौन कौन शामिल होंगे, यह कब हो रहा है। तो भाई आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति, कौन कौन से बेटा, आईएनएस राणा लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, क्रूज ज्योति लिखा हुआ है, राणा के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो भाई लिख लीजिए आप, इसमें शामिल होंगे, ये लिखा हुआ है ठीक है, आईएनएस ज्योति और राणा, ठीक है। और ये है बेटा कब स्टार्ट हो रहा है, ये है देखिए 14 से 18 अगस्त को, अरे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है 14 से 18 अगस्त, ठीक है क्लियर। ऑफिशियल वेबसाइट का पेज लिखा हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है वो नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ली गई है, ठीक है। आप जाके सर्च कर सकते हैं सीधा, इसमें कोई डाउट और इफ बट नहीं है, ठीक है। तो भाई इस इवेंट के लिए तो हमारे आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति दोनों कोलंबो पहुंच गए हैं, ठीक है। और यह कौन सा संस्करण है, यह 12वां संस्करण है, कहीं लिखा हुआ है, क्या नेक्स्ट पेज पे, नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो भाई आप देखेंगे सिंपल सी बात कि आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा दोनों ही इस इवेंट के लिए, कौन सा इवेंट, स्लाइनेक्स 25, जो भारत और श्रीलंका के मध्य एक नौसैनिक क्या है अभ्यास है जिसका 12वां संस्करण होना है और यह कोलंबो में होगा। अगर मैं बात करूं लास्ट पिछले संस्करण की 2024 की, तो यह भारत में हुआ था, 2025 में हुआ था, और 24 वाला विशाखापत्तनम में हुआ था, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि इसे कब से स्टार्ट किया गया था बेटा, इसे किया गया था 2005 से स्टार्ट किया था, इस इवेंट को 2005 से इस इवेंट को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो यह द्विपक्षीय, आगे क्या स्पेस था, यह द्विपक्षीय है, पहले तो यानी कि 2 पक्ष इसमें शामिल होते हैं, श्रीलंका और भारत। नेवी वाला है, नेवी वेरिएंट का है, यानी कि नेवी का, भारतीय नेवी और श्रीलंका की नेवी दोनों मिलकर यह अभ्यास करते हैं। 2005 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। स्लाइनस एक बहुआयामी यानी कि बहुत सारे डायमेंशन के साथ समुद्री अभियानों को एक साथ करते हैं, ठीक है सॉरी। तो यह एक मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइजेज है जहां पर हम समुद्र सहयोग को बढ़ाने के लिए और जो एक बहुत ही रिलीवेंट और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या हो सकती हैं, प्रथाएं हो सकती हैं, उनका आदान प्रदान, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेरियो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या सिचुएशन सॉल्यूशन, एक दूसरे को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, मतलब शेयर करते हैं, ठीक है। अगर मैंने बात की कि जो लास्ट सेशन था 2024 वाला वह विशाखापत्तनम में हुआ था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। 2005 से
अभ्यास की संकल्पना की शुरू किया गया, राइट, ये भी लिखा हुआ है। यह अभ्यास 2 चरणों में होगा। और जब हम बात कर रहे हैं रिसेंट वन की, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं पहला चरण जो 2025 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2025 वाले इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए हम आज करंट अफेयर्स के रूप में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो यह 2 चरणों में होगा। फर्स्ट 14 से 16 अगस्त में होगा। 14 से 16 अगस्त 2025 तक कहाँ पे होगा? कोलंबो के पोर्ट पर होगा। उसके बाद इसका जो होगा वो समुद्री चरण होगा, जो एक्सटेंडेड होगा 17 से 18 अगस्त के बीच। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसमें श्रीलंका की तरफ से जो SLNS कौन सा बेटा? SLNS गजबाहु और विजयबाहु। ठीक है, गजबाहु और विजयबाहु। गजबाहु और विजयबाहु इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, क्लियर पॉइंट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या महत्व समझ सकते हैं? इससे महत्व समझ सकते हैं कि भारत और श्रीलंका एक दूसरे से क्या है, बहुत सारे क्षेत्रों में कन्वर्ज करेंगे इंटरेस्ट के तौर पे हम देखें तो। जैसे कि चाहे हम बात करें रीजनल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे हम रीजनल डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, चाहे हम ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कोई भी अंडरस्टैंडिंग बनाए, कोई भी एक दूसरे के लिए क्या करें, उन्नति के लिए कोई भी क्या नीति बनाए, ठीक है, चाहे वो समुद्री क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों में हम एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो एक्सरसाइज होती हैं वो इसी पर्पज के साथ की जाती हैं। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने लिंग आधारित वेतन असमानता के मामले में पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में सबसे खराब देशों के में से एक माना है। यानी कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उन सब में खराब देशों में किसको माना गया है? पाकिस्तान को माना गया है। ठीक है, तो ये बहुत खुशी की बात नहीं है, हमारे लिए हो सकती है। ILO की वैश्विक वेतन रिपोर्ट, तो ILO की रिपोर्ट आई है वैश्विक वेतन रिपोर्ट। तो सिंपल आप याद रख सकते हैं, देखिए सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्विक वेतन रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? तो ILO के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ILO के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है? इस तरीके से आ सकता है। इस तरीके से भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से ILO द्वारा जारी की गई रिपोर्टों को सुमेलित कीजिए, मैच मिलान कीजिए, आ सकता है नहीं। तो हम हर संभावना को, हर डायमेंशन को हमें सोच समझ के पढ़ना है। तो ILO की वैश्विक वेतन रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में महिलाओं, एक मिनट, पाकिस्तान में महिलाओं पुरुषों की तुलना में औसतन 34% कम कमाती हैं। यानी कि एवरेज की बात करें तो लगभग 34% महिलाओं को कम सैलरी मिलती है। यानी कि अगर 100 महिलाएं काम कर रही हैं तो उसमें ऐसे नहीं, एक व्यक्ति को 100 रुपये मिल रहे हैं, उसी काम के लिए मेल को 34 रुपये कम मिलेंगे, यानी कि उसे मिलेंगे 66 रुपीज़ तुलनात्मक रूप से। ठीक है, पाकिस्तान में लिंग आधारित वेतन आंतरिक वैश्विक 20% से भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि ओवरऑल 20% पूरे वैश्विक वर्ल्ड लेवल पे माना जाता है। और यह कितना है 34 है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम भारत की बात करें, अपने देश भारत महान की बात करें, तो हमारा भारत भी महान है और 25% कैरी करता है इस मामले में। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी से भी बदतर है। किसकी स्थिति? पाकिस्तान की बात करें यहाँ पे। कुछ पड़ोसी देशों की तुलना में जो प्रगति कर रहे हैं, पाकिस्तान ने वेतन अंतर को कम करने में कोई सुधार नहीं किया है। सुधार तो तब करेंगे ना तब कुछ पैसा बचे सुधार करने के लिए। पहले तो मैं नहीं झिकता हूँ, है ना, पहले मेरा मन नहीं शांत नहीं होता पैसे खा के, फिर बच्चे तो देखेंगे लोगों को कुछ मिल जाता है तो वो वाला सीन है। राम नाम जपना पराया माल अपना, वो वाला। वैश्विक आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट है 2025 की। वैश्विक भाषा आधारित अंतर रिपोर्ट में पाकिस्तान को 156 देशों में 151 स्थान पर रखा है। ठीक है, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसरों के मामले में पाकिस्तान के वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक लाभ भुगतान पर है। अब एक समझिए कि पूरी न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड है। ठीक है, और आप सभी को पता है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ पहलगाम अटैक, राइट। तो हमें अपने एग्जाम के लिए तैयार रहना है कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में भारत के पहले पूर्णतः महिला द्वारा संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया। ठीक है साहब, तो इस न्यूज़ में क्या है, तो केंद्रीय मंत्री जी ने
पीयूष गोयल जी ने कहाँ पे किया है? उत्तरी मुंबई में, और वहीं के सांसद हैं। तो उत्तरी मुंबई के सांसद पीयूष गोयल ने आज क्या किया है कि मुंबई के निकट कंदावनी में, कहाँ बेटा? कंदावनी में मौली, ठीक है, इसका नाम क्या है? मौली, पहला पूर्णतः महिला द्वारा संचालित स्वच्छ फूड हब का उद्घाटन किया है। तो क्या नाम बेटा? इसका नाम है मौली, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मौली का उद्घाटन किया है। यह क्या है बेसिकली? तो यह एसएचजी महिला स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा यह पूरी तरह से प्रबंधित किया जाएगा। यानी कि इसका प्रबंधन कौन करेगा? स्वयं सेवक संघ की महिलाएं, ठीक है। इन महिलाओं ने जो हमारी खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, ताकि ये इस पद के लिए, इस काम को करने के लिए एलिजिबल हो जाए। अब वे क्या काम करेंगे? स्वच्छता, सुरक्षित और स्वास्थ्य, खाद्य स्वास्थ्य चलाने में सक्षम है। इस सर्टिफिकेट से ये साफ हो जाता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस पहल से महिलाओं को आज समाज में क्या मिलेगा? सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन एग्जाम्पल सिद्ध हो सकता है आने वाले समय में। और इनको देख देख कर, इन रोल मॉडल मान करके और भी ऐसे हब स्थापित किए जाएंगे जो भारत को एक बेहतर दिशा की तरफ ले जाएंगे। जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने ह्यूमन कैपिटल को, लगभग आधा ह्यूमन कैपिटल वेस्ट जा रहा है, उसका प्रयोग भी हम अपनी इकोनॉमी में, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट? तो पीयूष गोयल जी ने ये कहा है। और दूसरा एक चीज़ समझिए कि इसके अलावा सुरक्षा और विश्वास के लिए हमारे पास एक संस्था है FSSAI, ठीक है। इसके देश भर में लगभग 405 प्रमाणित हब है और 13 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित विक्रेता हैं। तो प्रशिक्षित किसने किया है? FSSAI ने इनको ट्रेंड किया है, एक सर्टिफिकेट दिया है, और वह सर्टिफिकेट क्या बताता है कि अब यह एलिजिबल है ये सब चीज़ क्या करने के लिए? बेचने के लिए, ठीक है। क्लियर पॉइंट? तो ठीक है, ये न्यूज़ था, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानक लाइसेंसिंग और पंजीकरण विनियमन 2011 की अनुसूची 4 की आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी स्वच्छता और विनिर्माण प्रथाओं में प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक का एक समूह बनाना है। वो सब यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। जिनको रिवाइज करना है घर जाके आप रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ स्लाइड की हो जो मैं ना बोल पाया हूँ, उसके लिए गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट आप स्लाइड भी पढ़िए, मेरी बात भी सुनिए, दोनों अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर ट्रॉफी का अनावरण किया। तो पहली चीज, बिहार पहली बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लोगों को, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया है। यानी कि जो ऐसे करते हैं ना, जैसे कि ये है, और इस पर क्या कर दिया हमने, मैंने ये स्थापित की मूर्ति है ना, और मैंने ऐसे इसको क्या कर रखा है, ऐसे होगा है ना, ऐसे कर रखा है। अब मंत्री जी आएंगे, इसको हटाएंगे, मुझे पैसे देंगे, है ना, ऐसे वाला चलता है, राइट। बहुत सारे लोग इस चक्कर में मूर्ति नहीं हटाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास एक है, ठीक है, मैं ले नहीं सकता पब्लिकली, राइट। तो भाई ऐसे कुछ हुआ है, पहली बार बिहार ऐसे टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है, ठीक है। तारीख की अगर बात करें तो 29 तारीख से स्टार्ट होगा, 7 सितंबर के बीच चलने वाला है। और कहाँ चलेगा? राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। कहाँ पे? राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में है, और राजगीर में ही स्टेडियम है। कहाँ पड़ेगा? राजगीर में ही पड़ेगा, और राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। यानी कि यह इवेंट बिहार में ही होने वाला है, ठीक है। क्लियर पॉइंट है? इससे क्या फायदा होगा? बिहार को क्या मिलेगा? देखो, जब कोई भी इवेंट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमी पूरा साइकिल कंप्लीट करती है। लाइक कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, लोग चल के जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, वहाँ कुछ खाएंगे तो भी पैसा जेब से निकालेंगे, है ना। वहाँ रहेंगे तो भी पैसा निकलेगा। जब वहाँ कोई व्यक्ति रहेगा, इवेंट देखेगा, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। तो इससे फायदा होगा इकोनॉमिकली बिहार को। दूसरा, जो बिहार की क्षमता है खेल आयोजनों को लेकर, उसमें क्या होगा, उसके प्रदर्शन का आपको क्षमता, कैपेसिटी की आपको पता चल जाएगी कि बिहार एक ऐसे इवेंट को भी होस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि मैंने बात की कि लोग देखने जाएंगे तो क्या कहीं ना कहीं टूरिज्म, कला और संस्कृति को क्या बढ़ावा मिलेगा। सपोज करो आप बिहार के, ठीक है, इस इवेंट के बहाने से आप गए, लेकिन आप गए तक्षशिला, नालंदा, है ना, तो एक अलग ही बात है, तक्षशिला नालंदा, अलग ही फीलिंग है ना, कि वो भी क्या है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, कला संस्कृति को जानने का आपको मौका मिलेगा। तो इससे दो चीज़ें हो रही है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है, दूसरा आपको कला और संस्कृति के बारे में भी जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है। तो जो एशिया कप है
उसका हॉकी का शुभंकर, जिसका नाम क्या है, चांद, जो कि कहाँ से लिया गया, राष्ट्रीय बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। वहीं भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के किसका प्रतीक है, साहस, चापलता, कौशल का प्रतीक है। वहीं अगर हम चांद की बात करें तो चांद वर्ड लिया गया है मेजर ध्यानचंद से। ठीक है, आप सभी को पता है, जो कि ये जादूगर बोलते हैं उन्हें हम, मेजर ध्यानचंद, उनसे प्रेरित होकर के हमने उनका चंद नाम का चांद लिया है। ठीक है, क्लियर पर। दूसरा, अगर हम बात करें कि यह शुभंकर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आगे लिखा हुआ है, यह शुभंकर विभाग के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के राजसी बाघ से भी प्रेरित है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ ये रहा। ठीक है, राजसी बाघ से भी प्रेरित है, जो आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो चापलता का प्रतीक है, जो शक्ति का प्रतीक है। बाघ से हमने क्या लिया है, प्रेरित होकर के इसको लिया है। ठीक है, तो यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से स्टार्ट होगा। 29 अगस्त को क्या होता है, 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को क्या है बेटा, 29 अगस्त को होता है खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, और ये कब मनाता है, यह है मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो एशिया कप 2025 में भारत, चीन, जापान, ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान, बांग्लादेश, इन सब देशों की टीम शामिल होने वाली है। दूसरा, हीरो एशिया कप का विजेता सीधे हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई होगा। ये एक इसका क्या है, एडवांटेज रहेगा। जो भी इसे फाइनल में जीतेगा, जो भी इसके विजयी बनेगा, जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा, वह सीधे जाएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है साहब, क्लियर, यहाँ पे लिखे हुए हैं जो नाम आपको मैंने बोले हैं। ठीक साहब, क्लियर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि ईगा स्विस्टेक ने सिनसिनाटी ओपन जीता है, उनका पहला हार्ड कोर्ट खिताब है। ठीक है साहब, तो इस क्या है, ये सबसे पहले ये एक पोलिश के स्टार है, पोलैंड के स्टार हैं, पोलैंड इसके स्टार हैं। ठीक है, क्लिपमेंट, जिन्होंने जैस्मिन पाओलिनी को हराया, किसको हराया, जैस्मिन पाओलिनी को हराया, जो 1 साल से भी ज़्यादा समय में उनकी पहली हार्डकोर ट्रॉफी है। तो ये जो स्टार है ईगा स्वाइटेक, ये जिन्होंने जैस्मिन पाओलिनी को हराया, और पहला इनका ये इंडियन वेल्स के बाद उनका पहला हार्डकोर्ट खिताब है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह इनका पहला हार्डकोर्ट खिताब है, हार्डकोर्ट। ठीक है, हार्डकोर्ट क्या होता है, जो ग्राउंड सीमेंट से बनाया जाता है उसको हार्डकोर्ट कहते हैं। क्ले कोर्ट होता है हार्डकोर्ट ग्रास, है ना, जो टाइप हम कर चुके हैं। ठीक, उनके लिए दूसरा यह है इनका भाई 24वां खिताब है। कौन सा बेटा, 24वां खिताब इन्होंने जीता है ये है, और यह अब किस पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यह अब यूएस ओपन में पार्टिसिपेट करेंगे। और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि यूएस ओपन जो होता है वह कब लॉन्च होता है, कब से कब होता है, किस प्रकार का ग्राउंड होता है। ठीक है, और इसके स्टेडियम का नाम भी आप बताएंगे, और कौन से शहर में होता है इवेंट, ये सब चीज़ आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, यू हैव लॉस्ट योर चांस एंड यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हमारा है कि एक विधेयक आया है, जन विश्वास विधेयक 2025। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि अपराधीकरण और जीवन को आसान बनाना है। यानी अपराधीकरण को सॉरी, यानी कि अपराधीकरण को आसान बनाना है और जीवन को भी आसान बनाना है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य मकसद क्या है, इसका मकसद है जो लोग हैं, जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, उनको राहत देना। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें क्या कर देना, सजा देना। यानी कि जो छोटी छोटी गलती होती है, प्रोसेस मिस्टेक होती हैं, उनको अपराध की श्रेणी से इसको इस नियम के माध्यम से बाहर कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे अदालतों पर बढ़ने वाला बोझ कम हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस बिल के माध्यम से लगभग 16 कानूनों में परिवर्तन किया जाएगा और 288 अपराध माफ किए जाएंगे। 16 कानून, एक मिनट, अरे भाई आजा, 16 कानून और 288, ठीक है, यहाँ 255 लिखा हुआ है, ये नंबर अलग अलग लिखा हुआ, अलग अलग न्यूज़ में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे
16 अधिनियम याद रखेंगे और 10 मंत्रालय दिए हुए हैं, तो आप दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप आ गए। ठीक, इसके माध्यम से क्या होगा, तो क्या तरीका निकाला जाएगा, अगर सभी अपराधों को माफ़ कर देंगे तो सजा किसमें देंगे। दूसरा, अगर आप माफ़ कर देंगे तो अपराध करने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सजा तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें एक तरीका निकाला ये गया है कि पहली बार की गई गलती के लिए चेतावनी दी जाएगी, और बार बार गलती करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जेल की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा इन 288 प्रावधानों के लिए, यानी कि 288 प्रावधान है ये लिखा हुआ। अब ये गैर अपराधीकरण में श्रेणी में आ जाएंगे, यानी कि इन केसेस में आप जेल नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पहली बार आपको वार्निंग दी जाएगी, पहली बार के बाद अगर आप फिर भी सेम गलती रिपीट करते हो तो आपको सिर्फ क्या है, फाइनेंशियल सजा दी जाएगी, यानी वित्तीय रूप से आपको सजा दी जाएगी, और वित्त के रूप में आप कुछ जो अमाउंट रहेगा वो आपको पे करना होगा। ठीक है साहब, क्लियर। तो इससे क्या होगा, सरकार का ऐसा मानना है कि इससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा पहली बार। दूसरा, इज ऑफ लिविंग, इसको बढ़ावा मिलेगा, यानी कि इज ऑफ डूइंग बढ़ेगा और इज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एनडीएमसी अधिनियम 1994 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 में किए गए बदलाव भी शामिल हैं। तो भाई जो एनडीएमसी में बदलाव किए गए वो भी, और मोटर वाहन अधिनियम 1988 में जो भी बदलाव किए गए हैं सब इस अधिनियम में शामिल हैं, यानी कि इनसे संबंधित कोई भी अगर नियम बदला गया है तो वह भी इस अधिनियम के तहत ही कार्यरत होगा। यानी कि इसमें सपोज करो कोई नियम है जहाँ पे आप किसी को टक्कर मार देते हैं, और टक्कर मारना ये है कि जी हाथ टूट जाए, तो आपके लिए वो अब गैर प्राधिकरण की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, वहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम किसमें करेगा, इसमें चेंजेस जो भी हुए हैं वह इसमें शामिल कर दिए गए, यानी कि अब इसके माध्यम से डील होंगी। इसमें कह दिया गैर अपराधीकरण है तो गैर अपराधीकरण ही है वो, राइट। आप ऐसा नहीं कि मोटर वाहन अधिनियम के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे। ठीक है, दूसरा, जुर्माना वसूलने की जो प्रक्रिया है वो आसान कर दी गई है अब सॉरी। ठीक, अब बकाया की तरह वसूला जाएगा किस तरीके से, और प्रशासन स्तर पर फैसले होंगे ताकि न्यायपालिका पर बोझ कम से कम आए। ठीक है, जो भी फैसले होंगे प्रशासन स्तर पर कर लिए जाएंगे, यानी कि डीएम एसडीएम के यहाँ पर ही सॉल्व कर लिया जाएगा, कोई भी आपको कहाँ पे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केसेस में। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो देख लीजिए यहाँ पे ये है, और नेक्स्ट हमारा है कि लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। ठीक है, तो इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, यह विधेयक क्या करता है, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2025 लोकसभा से पारित हुआ है। इस विधेयक का क्या उद्देश्य है, यह विधेयक क्या कर रहा है, तो भाई यह एक विधेयक था, एक अधिनियम था, भारत प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017। ठीक है, यह अधिनियम उसको रिप्लेस करेगा और कुछ चेंज करेगा। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, इस विधेयक का उद्देश्य है कि असम के गुवाहाटी में, कहाँ बेटा, असम के गुवाहाटी में, कहाँ पे, असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना करना है। ठीक है, तो सिंपल इस विधेयक का उद्देश्य क्या है कि एक नया IIM की स्थापना करनी है, कहाँ पे, असम के गुवाहाटी में। ठीक है, राजधानी ने गुवाहाटी में देश के 22वां IIM की स्थापना के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025 पारित कर दिया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह विधेयक राज्यसभा से पहले ही पास हो गया है, और आज यह विधेयक लोकसभा से भी पारित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य है कि क्या उद्देश्य है, असम के गुवाहाटी में एक IIM की स्थापना करना। और यह कौन सा नंबर का होगा, यह 23वां IIM होगा बेटा, कौन सा होगा, यह 23वां IIM होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। ठीक है, केंद्र सरकार का मानना है कि इस परियोजना में, इसको स्थापित करने में लगभग 555 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो कि इसमें प्रवेश शैक्षणिक वर्ष से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा से मंगलवार को यह विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक हालांकि विपक्ष सदस्यों की उपस्थिति से ही पारित हो गया। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि वह कर रहे थे एक स्पेशल क्या जांच की चर्चा की मांग कर रहे थे, और उन्होंने फिर बहस की, और फिर इसके बाद इसका बहिष्कार करते हुए वह जो वोटिंग है उसे बाहर हो गए। ठीक है, अब यह विधेयक क्या होगा, जैसे कि हर विधेयक की बात होती है कि वह राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, देन आगे डिस्कस की जाती है चीज़ें। ठीक है, तो अब यह विधेयक भी राष्ट्रपति के पास जाएगा ताकि वह साइन कर सकें या फिर रिजेक्ट कर सकें। ठीक है, राष्ट्रपति को पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44 क्या कर सकते हैं, एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं संशोधन के लिए। हालांकि अगर
संसद दोबारा से इसे वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो वह मैंडेट क्या है, उनके लिए मैंडेटरी है साइन करना। ठीक है, तो जानते हैं IIM के बारे में। तो भाई मेरे IIM को स्थापित किया गया था 1961 ईस्वी में। कब स्थापित किया था? IIM को स्थापित किया गया था 1961 ईस्वी में, इसको स्थापित किया गया था। सबसे पहली चीज, पहली बार 1961 में इसे लाया गया। कौन सा IIM बना था? तो भाई IIM बना था IIM कोलकाता। कौन सा? IIM कलकत्ता था, CULCUTTA, जो भी क्या है, कोलकाता का है। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें, एक अहमदाबाद वाला ब्रांच था, अहमदाबाद वाला जो IIM था वो भी साथ सेम ईयर में आया था, सेम ईयर में ही अहमदाबाद वाला भी आया था। लेकिन अगर हम जब पूछे क्वेश्चन फर्स्ट कौन था, पहला कौन था, तो आपको सिंपल याद रखना है कौन सा था, IIM कलकत्ता, जिसे अभी क्या बोल रहे हैं, IIM कोलकाता बोला जाता है। ठीक है, जो कि 1961 में स्थापित किया गया था। क्लियर पॉइंट। अभी तक कितने IIM है बेटा? अभी तक टोटल IIM है हमारे पास 22 IIM है। और जो असम गुवाहाटी वाला है, जो असम गुवाहाटी वाला है, यह है कौन सा नंबर का? यह है 23वें नंबर का। ठीक है साहब, 23वें नंबर का है ये, आप याद रखेंगे। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट जाइए। मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब पहनाया गया। राजस्थान की गंगानगर की मनिका विश्वकर्मा ने जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। मनिका थाईलैंड में आयोजित होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को प्रतिनिधित्व करेंगी। यानी कि जो अभी 74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगी मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा कहाँ की है? राजस्थान के गंगानगर की है। और इन्होंने भी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल लिया है। अब ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, मिस यूनिवर्स में भारत को गौरवान्वित करने वाली पहले भी इतिहास रहा है। सबसे पहले सुष्मिता सेन 1994 में हुई थी, लारा दत्ता 2000 में, और हरनाज संधू 2021 में जैसी विजेता हमारे पास रही हैं। ठीक है साहब, क्लियर। यह इवेंट होने वाला है, यह इवेंट हुआ था 18 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में हुआ था, आप बता चुके हैं। इस इवेंट को आयोजन किसने किया? कौन इस इवेंट को आयोजित करता है? ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया कौन इस इवेंट को आयोजित करता है? गिलामानंद ग्रुप द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। गिलामानंद कौन बेटा? गिलामानंद, गिलामानंद ग्रुप। सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि कैबिनेट ने ओडिशा में 6 लेन कैपिटल रीजन रिंग रोड को मंजूरी दे दी है। क्या हुआ है कि कैबिनेट ने ओडिशा के 6 लेन प्रवेश नियंत्रित राजधानी क्षेत्र रिंग रोड निर्माण को क्या मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत कितनी है? 8307.7 करोड़ इसकी लागत रहने वाली है। इसका उद्देश्य है कि भुवनेश्वर बाईपास का उद्देश्य कटक, भुवनेश्वर और खोरधा बाहरी कॉमर्शियल व्हीकलों को मोड़ना है। यानी कि रिंग रोड का क्या होता है? रिंग रोड हमेशा बनाया था शहर से बाहर, ठीक है, ताकि वह जो शहर का ट्रैफिक है उसको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसको बनाया जाता है। क्लियर पॉइंट। ठीक है, इसका उद्देश्य भी यही है। राइट, आगे बढ़ते हैं और ये हमारी प्रोबेबली लास्ट न्यूज रहने वाली है। संसद ने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो खनिज हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसके उत्पादन को बढ़ावा देना और साथ ही साथ NCMM को सतत एवं शून्य अपशिष्ट खनन के माध्यम से आगे बढ़ाना। NCM क्या होता है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, जिसको क्या है, कैसे काम करता है, क्यों, क्या अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खान और खनिज विधेयक 2025 के प्रावधान क्या है, कौन सा प्रावधान जिनके कारण हम यह न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स पर जोर देते हुए जब हम बात कर रहे हैं, तो भाई खनिज रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1957 की हम बात करें, MMDR एक्ट की हम पहले बात करेंगे, इसमें संशोधन किया जाएगा और संशोधन करके जो पट्टे जिनके नाम होते हैं उनको बिना अतिरिक्त रॉयल्टी दिए और मौजूदा लीज में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज शामिल करने की अनुमति दी है। यानी कि जिसके पास रॉयल्टी है, जिसके पास पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है लीज का, और उसमें बिना अतिरिक्त रॉयल्टी दिए सामरिक खनिजों को उसमें शामिल कर दिया जाएगा। यह इसका पहला प्रावधान है। अगर हम बात करें संस्थागत सुधार क्या है? सरकार को खनिज जो मिनरल्स हैं उनको स्थापित करने का, खनिज विनियमन को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है इस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, अब बात मैंने एक वर्ड बोला था भाई, क्या था? NMET एक वर्ड आया था निकल के, उसको जरा समझते हैं वो क्या था। ठीक है, तो NMET क्या है? राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्राइब्यूनल, न्यास। ठीक है,
इसका काम क्या होता है? यह अभी राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एंड विकास न्यास के रूप में काम करता है, जिसने रॉयल्टी 2% बढ़ाकर 3% कर दी गई है, ताकि जो क्या है अन्वेषण में होता है हमारा रिसर्च एंड खदान विकास के लिए अधिक से अधिक धन उपलब्ध हो सके। तो जानते हैं अभी राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण NMET क्या होता। तो यह भारत का एक, ध्यान सुनना, यह सरकार का एक गैर लाभकारी स्वायत्त निकाय है, जिसे 2015 में खान और खनिज रेगुलेशन एक्ट 1957 की धारा 9C के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य बेसिकली था कि जो खनिज है उसका क्या करना, रिसर्च करना, उसको गति देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, और जो पृथ्वी के अंदर छिपे हुए खनिज हैं, खनिज भंडार हैं, उनकी पहचान करना और उन तक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने, उनकी पहुंच तक बढ़ावा देने का काम कौन करता है? NMET करता है। ठीक है, तो NMET क्या जो रॉयल्टी है वह 2% होता है, जो कहाँ से मिलता है उन्हें? जो पोषक खनन पट्टे होते हैं, पहले से ही लाइसेंस खनन पट्टों से क्या लेते हैं? वो रॉयल्टी लेते हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। दूसरा एक वर्ड सुनिए, एक वर्ड आया था क्रिटिकल मिनरल्स, और NCMM क्या है। बात करें क्रिटिकल मिनरल्स की, तो आर्थिक विकास और राष्ट्र सुरक्षा के लिए, ध्यान, दो वर्ड बोल रहा हूँ मैं, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक मिनरल्स होते हैं उन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः यह दुर्लभ या फिर बहुत प्रसंस्करण से सीमित भौगोलिक क्षेत्रों पर संकेंद्रित होते हैं, यानी कि यह हर जगह उपस्थित नहीं होते हैं, बहुत ही सीमित क्षेत्रों में यह उपलब्ध होते हैं। ठीक है, भारत के पास अगर हम बात करें, भारत के पास भी क्रिटिकल मिनरल्स सीमित आधार पर हैं। भारत में क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार सीमित हैं और यह काफ़ी हद तक आयात पर ही डिपेंडेंट है। 100% लिथियम की बात कर लें एग्जाम्पल के रूप में, और चाहे हम निकल की बात करें, ठीक है, जो हम 100% भारत में इंपोर्ट करते हैं। वहीं मैं तांबे की बात करूँ तो 93% हम तांबा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। जो हम क्रिटिकल लिस्ट की हम बात करें, लिथियम हम आयात करते हैं कहाँ से? चिली से, रूस, चीन, आयरलैंड, बेल्जियम, ऐसे हमारे पास ऑप्शन है। कोबाल्ट की बात करूँ तो चीन, बेल्जियम, नीदरलैंड, अमेरिका, जापान, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ हम चीन, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका, है ना, कुवैत, जर्मनी, अलग अलग मिनरल्स अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। अगर हम बात करें कि भाई इनको इंपोर्ट क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ रही है, तो सबसे बड़ी चीज़, आपने नाम सुना होगा सिलिकॉन, आपने नाम सुना होगा टेलुरियम, आपने नाम सुना होगा इंडियम, गैलियम, इन सब का प्रयोग, जो धातु मैंने बोली, इन सब का प्रयोग सोलर पैनल को बनाने में किया जाता है। और आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि सोलर पैनल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप और समझ सकते हैं, और एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट, भाई ईवी तो दुनिया को पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे बैटरी वाली गाड़ी की बात करो, चाहे बैटरी वाली मोटरसाइकिल की बात करो, चाहे बैटरी वाली स्कूटी की बात कर लो, सब कुछ चल रहा है। इसके एनर्जी स्टोर में लिथियम, निकल, कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भारत ने क्या क्या किया? भारत के लिए तो भारत ने एक काबिल परियोजना स्टार्ट की है, जिसके माध्यम से नाल्को और SCL में के साथ एक क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जो क्या करेंगे? विदेशों में खनिज की पहचान करेंगे और उसे निकालने के लिए क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और निकालेंगे। ठीक है, दूसरा और क्या किया है? भारत में जामीबिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी सेम परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेशनल क्रिटिकल मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन क्या है? यह खान मंत्रालय के तहत काम करता है और 2025 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सुन लीजिए बस। तो 2025 में से लॉन्च किया गया था, खान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह, इसका उद्देश्य क्या है कि क्रिटिकल मिनरल्स की जो आपूर्ति सप्लाई चेन है उसको सुरक्षित रखना, उसको डिसरप्ट ना हो, दूसरा घरेलू और वित्तीय स्रोतों से उपलब्ध सुनिश्चित हो, तथा प्रौद्योगिकी विनियमन, वित्तीय नवाचार, कौशल विकास के माध्यम से भी मूल्य श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को बढ़ावा मिले। इसका उद्देश्य यही है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, क्लियर। एक और संस्था का हमने नाम लिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, वो 2024-25 से 2030-31 तक 1200 अन्वेषण परियोजनाएं, ठीक है, उनका कार्य सौंपा गया है। अब मेरे पास एक वर्ड निकल गया है GSI, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण क्या है? यह भारत की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी। इसका कार्य होता है जो भारत के भूवैज्ञानिक आंकड़ों का जो डाटा है उसका संग्रहण करना, मूल्यांकन करना और साथ ही उसका प्रसार करना। यह क्या है? यह इसका कार्य है। मैं बता चुका हूँ पहले कि यह खान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलो, तो ये लास्ट न्यूज़ थी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।